वेलकम बैक बच्चों। तो मैं अभिजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है और ये आराम से हम लोग 2 वीडियो लेक्चर में इसको कवर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में देखा है, उसके रेशियो के बारे में भी जाना, उसके बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दूसरा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब सारे टॉपिक इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये छोटा टॉपिक है, ये उतना भी बहुत वास्ट वाला चैप्टर नहीं है, इसमें वास्ट एरिया ऑफ टॉपिक्स नहीं है। आप आसानी से इसको आराम से 2 दिनों में खत्म कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चंस भी, हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिल के 2 क्वेश्चन नीट में बनते हैं, तो यू नीड टू बी प्रेटी मच अवेयर। हो सकता है वो दोनों पार्ट लिक्विड से आ जाए, हो सकता है वो एक पार्ट सॉलिड से भी आ जाए। तो इसका इसलिए ये चैप्टर को करके जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट नहीं है और ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। नाउ वन टॉपिक इज देयर, इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। एक रॉड में कितना इंक्रीमेंट होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो आप जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, ये ऊपर में इस पॉइंट पे पाइवटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि रॉड पे उसके अपने वेट के चलते एक इंक्रीमेंट फोर्स तो लगेगा, बट ये इंपॉर्टेंट है कि वो फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, आप बॉटम पे लगा रहे हो कि सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे हो। तो बेसिकली वो यहाँ पे बस क्रक्स लाइन यही है कि जो हमारा वेट है वो, अगर मेरा वायर या रॉड या जो भी ले ले, मान लेते हैं हमारा वो रॉड है, वो रॉड अगर एल लेंथ का था, तो वी नीड टू कंसिडर ओनली दिस मच पार्ट, बिकॉज हमारा जो फोर्स लगेगा ना वो मिडिल पॉइंट पे लगेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू द वेट ऑफ द रॉड। वो लगेगा सेंटर पे, दैट्स व्हाई इट विल बी ओनली अप्लाइड एट द सेंटर ऑफ द मास। So it was very important that weight due to its own means body structure or due to its own mass density, वो जो लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगता है। तो आप इसका लेंथ बता सकते हो कि जो फोर्स अभी लग कहाँ रहा है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? अगर आप देखोगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज L/2 एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द चेंज इन द लेंथ। सो इफ यू स्टार्ट बाय यंग्स मॉडुलस होता है फोर्स बाय एरिया, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितने लेंथ ऑफ द रॉड पे लग रहा है, तो वो हाफ लेंथ पे फोर्स लग रहा है। बट वो फोर्स किसके चलते हैं, तो पूरे रॉड एल लेंथ रॉड के चलते हैं। लग कहाँ रहा है, हाफ लेंथ के मतलब सेंटर ऑफ मास पे, जो कि हाफ लेंथ ऑफ द रॉड के एंड पे लग रहा है। इंपॉर्टेंट है, लग कहाँ रहा है, हाफ लेंथ के एंड पे। किसके चलते लग रहा है, ड्यू टू होल वेट ऑफ द बॉडी। फॉर होल वेट ऑफ द बॉडी वी विल टेक द होल लेंथ। वेट किसके चलते होगा, पूरे रॉड के चलते होगा। लग कहाँ रहा है, हाफ रॉड के एंड पे। ओके, तो यहां से हमारा डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चा, फोर्स बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, आया ना, इनटू एल। नाउ इफ यू सी, वही चीज यहां पे हमने किया है, डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स क्या हो जाएगा, ध्यान दो, फोर्स इज इक्वल टू mg लिखा हुआ है, ओरिजिनल लेंथ जिसपे फोर्स लग रहा है दैट इज L/2, एरिया इज a, Young's modulus is y. So mg by 2ay. So mg L by 2ay is the change in the length. So this is the formula which you need to remember. The change in the length of a rod due to its own weight. That is mg L by 2ay. है ना। यहाँ पे मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी भी लिखा जा सकता है। अगर हम इसको और चेंज करना चाहें तो यहाँ से डेल्टा एल इज इक्वल टू, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम into density of rod into G into L by 2 area into Y. Now what is the volume of the rod? Volume of the rod था कितना सर, area into length into density into G into L divided by area into Y. Now area से area cancel हो जाएगा, it will be into 2. So it will become L square rho g या rho g L square by 2y। ये भी हम लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला चलेगा, rho g L square by 2y, rho g L square by 2y, rho g L square upon 2y। तो दिस इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू इट्स ओन वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है? सो वी हैव क्वेश्चन टुडे फॉर आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन इफ वी सी, चलिए देखते हैं। अ रबर रोप ऑफ लेंथ 8 मीटर इज हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द रूम, व्हाट इज द इंक्रीमेंट इन द लेंथ ऑफ द रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट? यंग्स मॉडुलस इज गिवन, डेंसिटी ऑफ द रबर इज गिवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू इट्स ओन वेट, अगर मैं एक रॉड लूं, अगर आपको चीजें याद नहीं है, फॉर्मूला याद नहीं है, आप तुरंत से सोच सकते हो ये एल लेंथ ऑफ द रॉड होगा, और इसका वी विल इंस्टेंटली ड्रॉ द हाफ पार्ट दैट इज एल बाई टू, एंड यहाँ पे क्या लग रहा होगा? वेट लग रहा होगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड आउट द चेंज इन द लेंथ, चेंज इन द लेंथ अभी हमने पढ़ा था, या तो शुरुआत से स्टार्ट कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल, implies delta L is equal to force by area into y into L. What is the force? That is mg into what is original length जिस पे force लग रहा है, that is L by 2. Area is A and Young's modulus is A into y. तो हमने हम अभी देखा रो g L square upon 2 into Young's modulus. What is the density of the material given? The density of the material is 1.5 into 10 to the power 3 into G is 10, take it as 10, या given also. L की वैल्यू लेंथ ऑफ द रोप कितना दिया हुआ है सर? 8 मीटर का स्क्वायर, 8 into 8 divided by what is 2? 2 is 2. Young's modulus is what? Young's modulus is given 5 into 10 to the power 6. 5 into 10 to the power 6. Tell me, sir, 2 4 ja 15, 4 ja 60, 6 8 6 ja 48. So this is 48 into, here 5 was given, okay, 5, remove this one, into 10, 3 ja 3 4 ja 12, 12 8 ja 96, 96 into 10 to the power 3, 10 to the power 4, 10 to the power 3, 10 to the power minus 3, 96 mm is the change in the length of the rod due to its own weight. हाँ है ना, 96 mm आसानी से हमने निकाल लिया। आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो यंग्स मॉडुलस से, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल अपॉन एल। हाँ या ना, डेल्टा एल अपॉन एल। चलिए आगे बढ़ते हैं। bulk modulus of elasticity, if you remember the three level architecture which I drew, stress, strain and then modulus of elasticity. तीन प्रकार के stress, longitudinal, volumetric, shearing stress, तीन प्रकार के strain, longitudinal, volumetric strain, shearing strain. तो how many types of modulus of elasticity? तीन प्रकार के, Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. हाँ या ना, तो अभी हम लोग सेकेंड वाला पढ़ रहे हैं। सेकेंड इज व्हाट? हमने यंग्स मॉडुलस देख लिया। यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसी तरीके से हम लोग बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख रहे हैं, और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है सर? के और बी। इसको या तो हम लेटर के से दिखाते हैं या तो लेटर बी से दिखाते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा सर? के और बी, जिसको बल्क मॉडुलस ज्यादातर हम लोग बोलते हैं, बल्क मॉडुलस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, सो व्हाट इट विल बिकम? टेल मी सर, बल्क मॉडुलस को अगर बी से दिखाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक डिवाइडेड बाय स्ट्रेन कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक। सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया जिसको हम लोग प्रेशर बोलते थे, डेल्टा वी अपॉन वी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी अपॉन वी भी बोला जाता है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई अ माइनस इज शोन ओवर देयर। माइनस इज जस्ट इंडिकेटिंग द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। हाँ है ना, the negative sign indicates the decrease in the volume with the increase in the pressure and vice versa. यूनिट क्या हो जाएगा? सो यूनिट इसका स्ट्रेन का तो डेल्टा वी बाई वी का तो कट जाएगा, मींस इट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ओनली, बट
चेंज इन प्रेशर का क्या होता है या प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या पास्कल भी बोलते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नाउ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एक न्यू टर्म है और ये कुछ नहीं है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। तो C is nothing but reciprocal of bulk modulus is called compressibility of the medium, compressibility of the gas or the liquid, compressibility of the gas or liquid हम लोग क्या बोलते हैं, 1 by bulk modulus of that gas or means liquid. So SI unit is मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन और पास्कल इनवर्स, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल इनवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया आज का। सो क्वेश्चन नंबर विच वन, क्वेश्चन नंबर ऑफ टुडे, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। A sphere contracts in volume by 1%, means 0.01% when taken to the bottom of the sea 1 kilometer deep. तो जैसे जैसे हम पानी के अंदर ले जाते हैं, यू माइट हैव सीन, पानी के अंदर क्या होता है, पानी के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करते जाएगा, पानी का दबाव बढ़ता जाएगा, मैंने कल ही बताया था। तो 1 kilometer deep, find the bulk modulus of the material of the sphere given density of water is this much. Sir, bulk modulus क्या होता है? Bulk modulus is change in force upon area, that is change in pressure divided by change in the volume by volume. A sphere contracts in volume by 0.01%. So delta V by V दिया हुआ 0.01% है, वो क्या हो जाएगा 0.01 divided by 100. So it will be 1 into 10 to the power 2 और 2 -4 हो जाएगा, that is delta V by V. आपसे पूछ क्या रहा है सर, पानी के अगर सरफेस से, अगर हम लोग पानी के सरफेस से 1 किलोमीटर डीप हम ले गए हैं किसी ऑब्जेक्ट को, कितना नीचे ले गए हैं बच्चा, मान लीजिए शुरुआत में मेरा ऑब्जेक्ट टॉप पे था, अब वो यहाँ जा चुका है, एंड व्हाट इज द हाइट विथ अप टू विच वी हैव टेकन दैट बॉडी, सर 1 किलोमीटर और सर 1000 मीटर, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलिए, सर यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा, सर डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी एच, यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस हम निकाल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो ऑफ द liquid G into H of the liquid divided by delta V by V. So 1 into 10 to the power minus 4. So if you see the rho of the liquid, density 1 gram per centimeter cube, okay, G and H. So density is given 1 gram per centimeter cube. हालांकि ये सब CGS यूनिट में है. So let us see what our comes pressure 1 gram per centimeter cube. So 1 gram per centimeter cube into what is G, 980 centimeter per second square into H, what is the height, 1000 meter divided by 1 into 10 to the power minus 4. So सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, स्क्वायर बचेगा. So basically you have to convert 1 gram into 1000, so 1 by 1000 kg by सेंटीमीटर नीचे बचा हुआ तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर into 980 into 1000 divided by 10 to the power minus 4. So 1000 get cancelled, 10 to the power minus 4. So it becomes bulk modulus is 980 into 10 to the power minus 8. But if we see decimal पहले ले आएंगे तो 9.8 into 10 to the power minus 6 is the bulk modulus. So it all boils down to how you change the units. So I have changed the unit accordingly. ग्राम को मैंने केजी में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर नीचे में स्क्वायर हो रहा था तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10 टू पावर माइनस 2, सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 टू पावर माइनस 4, 980 को रहने दिया, सेंटीमीटर कट चुका है, सेकंड चलेगा, 1000 मीटर है,
रहने दिया, 10⁻⁻4 पहले से था, 10⁻⁻4, 10⁻⁻4, 10⁻8, 980 रहने दिया, 1000 से 1000 को कट कर दिया. So you got 9.8 into 10⁻⁻6. Yes or no? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे. क्या बोर्ड है इसको देखते हैं जरा. द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना. कंप्रेसिबिलिटी मतलब 1/b मींस बल्क मॉडुलस दिया हुआ है. पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम एट 100 pressure will be 100 atmospheric pressure will be decrease in the volume of 100. Sir, it is asking, so 1 by bulk modulus is equal to change in pressure by delta V by original V. तो 1 by B को 1 by compressibility लिख सकते हैं. सर change in pressure we know, change in volume हमारा शायद निकालना, decrease in the volume of original V we know 100 centimeter cube. So if we see 1 by what is compressibility, 4 into 10 to the power minus 5 is equal to change in pressure decrease in the volume of itna of what water of volume at means 100 centimeter water volume at 100 atmospheric pressure. Change is 100 atm divided by what they want, atm per unit atm ही है. So it becomes a decrease in the volume of 100 centimeter cube water. So delta v निकालना है. By original v is 100 centimeter cube means 10 to the power minus 6. मैंने उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. So what we are getting, delta v is equal to ऊपर चला जाएगा 100 into ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 to the power minus 2 into 4 into 10 to the power minus 5. So it becomes 4 into 10 to the power minus 7 means मीटर क्यूब. अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हैं मीन्स चेंज इन द वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 10 to the power 6. इट विल बिकम 40 सेंटीमीटर क्यूब. 40 सेंटीमीटर क्यूब का चेंज हो जाएगा वॉल्यूम में अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 टाइम्स बढ़ गया. तो पहले 1 था, 1 से अब 100 टाइम्स, डेल्टा क्या हो गया 100 टाइम्स बढ़ गया. 100 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 into 100. हाँ ना. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है. हमने क्या क्या पढ़ लिया, यंग्स मॉडुलस पढ़ लिया, बल्क मॉडुलस पढ़ लिया. अब आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईटा कहते हैं. ईटा या आईटा चलता है. इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एन के तरह लिख के थोड़ा सा मोड़ दीजिए. दिस इज आईटा. विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ द शियरिंग स्ट्रेस. शियरिंग स्ट्रेस क्या होता था, एफ टेंजेंशियल जो लगता था डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस. टू शियरिंग स्ट्रेन. शियरिंग स्ट्रेन क्या है, tan phi या phi. शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है, tan phi या phi. यहाँ पे F टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस एंड tan phi और phi इज द स्ट्रेन. F टेंजेंशियल बाय A phi हो जाएगा टोटल शियरिंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं सर F डिवाइडेड बाय एरिया tan phi. Majority of the times so tan phi will become what, phi F by area into phi B हो जाएगा. हाँ या ना. F by area into F कौन सा बच्चा, F टेंजेंशियल वाला, F टेंजेंशियल वाला, F T, F T, F टेंजेंशियल वाला, F परपेंडिकुलर वाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन लाता है. F परपेंडिकुलर वाला लॉन्गिट्यूडनल या मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन लाता है. दिस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. यस और नो. चलिए आगे बढ़ते हैं. So what it is saying, so we have been given one table which is which is letting us know what कि ये यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस किसके लिए वेल डिफाइंड होता है. आप ध्यान दो, यंग्स मॉडुलस मतलब कोई भी बॉडी को खींचे तो लेंथ वाइज इंक्रीमेंट हो. क्या पानी को खींचोगे तो पानी लेंथ वाइज बढ़ता है? सो नहीं, बिल्कुल नहीं. हमारा सॉलिड्स में ही जनरली देखा जाता है. यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड फॉर Young's modulus is defined for solid. So basically Young's modulus किसके लिए डिफाइंड रहता है, सॉलिड के लिए ज्यादा डिफाइन होता है. Young's modulus लिक्विड के लिए नॉट डिफाइंड. Young's modulus गैसेस के लिए नॉट डिफाइंड. गैस को खींचते हो तो लेंथ वाइज चेंज करता है. नो, गैसेस एक्सपैंड पूरा वॉल्यूमेट्रिकली, कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूमेट्रिकली. यस और नो. जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी ड्रिंक वाटर.
Yeah, can you hear me? Just wait a minute. आप ऑब्जर्व करिए इसको जरा. हम्म. यंग्स मॉडुलस गैसेस के लिए नॉट डिफाइंड है, सॉलिड के लिए डिफाइंड है, लिक्विड के लिए नहीं डिफाइंड है, गैसेस के लिए नहीं डिफाइंड है. और आइडियल रिजिड बॉडी में जो चेंज होता है वो बहुत 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 कम होता है. सो इट इज ऑलमोस्ट लाइक इनफाइनाइट. यंग्स मॉडुलस बहुत बहुत मीन्स बड़ा वैल्यू होगा. बल्क मॉडुलस क्या होता है? इनफाइनाइट मीन्स और नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं. इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा है. बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए क्या होता है सर? बल्क मॉडुलस इज चेंज इन द मीन्स स्ट्रेस बाय चेंज इन द वॉल्यूम. सो सॉलिड में क्या सर वॉल्यूम में चेंज होता है? बिल्कुल होता है, डिफाइंड है. लिक्विड में यस यस, लिक्विड के लिए तो अच्छे से डिफाइंड है. गैसेस के लिए भी अच्छे से डिफाइंड है, चेंज इन द वॉल्यूम. आप केमिस्ट्री में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हो. गैसेस एक्सपैंड करता है वॉल्यूमेट्रिक वाइज. जहां भी वॉल्यूम में चेंज होगा उसके लिए तो बल्क मॉडुलस होगा ही होगा. शेयर मॉडुलस टेंजेंशियल, तो सर सॉलिड के लिए तो होगा ही, सॉलिड तो टेंजेंशियल ये डिफाइंड ही है. लिक्विड पे फोर्स लगाओगे तो क्या पानी की तरह वो पानी कभी ऐसा देखो पानी का कॉलम ऐसा टेढ़ा हो गया? नहीं, गैसेस और ये नहीं डिफाइंड है. और आइडियल रिजिड बॉडी के लिए तीनों अनडिफाइंड या मींस वेरी इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा. यस और नो? बातें समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चले. नाउ वन क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे. क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द डे. या two parallel and opposite forces, each of magnitude 4000 Newton, are applied tangentially on the upper and the lower faces of a cubical metal block of side 25 centimeter. Okay, side उसका 25 centimeter का है. If the shear modulus of the metal is given, shear modulus is given. So shear modulus is given how much? 8 into 10 to the power 10 Pascal. जो डेटा दिया रहता है तुरंत उसको नोट डाउन कर लीजिए. शेयर मॉडुलस दिया हुआ है सर, उसकी साइड भी दी हुई है, तो साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक भी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके सर, फोर्स भी दिया हुआ है 4000 लगाया जा रहा है, एफ टेंजेंशियल 4000 न्यूटन. देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर सरफेस रिलेटिव टू द लोअर सरफेस, वो कितना डिस्प्लेस हो गया? डेल्टा एल पूछ रहा है आपसे. अगर हम फॉर्मूला लगाए आइटा इज इक्वल टू स्ट्रेस, कौन सा वाला? शियरिंग. कौन सा वाला? शियरिंग बाय स्ट्रेन. कौन सा वाला? शियरिंग स्ट्रेन. तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है सर? फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल अपॉन एल. सर शियरिंग मॉड्यूलस तो दिया हुआ है, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स कितना लग रहा है सर हमारा? 4000. ओरिजिनल लेंथ क्या दिया हुआ है सर? जो लेंथ है हमारा ओरिजिनल लेंथ, लेंथ 25 सेंटीमीटर है, तो 25 बाई 100 मीटर लिख सकते हैं. एरिया क्या है? एरिया से 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 इंटू 25 इंटू 100 इंटू 100, इट हैज टू बी कन्वर्टेड इंटू मीटर. मैंने 25 बाई 100, 25 बाई 100, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला सरफेस देखोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? वो स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना? ऊपर वाला सरफेस स्क्वायर हो जाएगा. नाउ delta L upon, we have to write delta L. We need to calculate delta L. So what it will become? Delta L is equal to, so 25 and 25 is gone. Yes or no? And 100 and 100 is gone. 25 4 ja 100. Sir, 4 4 ja 16. So 1 2 3 and it becomes 7. 4 4 ja 16. Delta L is 16 by 8. 16 by 8 into 10 to the power 7. So I think this is correct. So it becomes 2 into 10 to the power minus 7. 2 into 10 to the power minus 7 is the change in the length meter wise. Meter wise.
यस और नो? सेंटीमीटर में 100, 2 into 10⁻⁵, और वी कैन राइट 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 10⁻⁵ ना, so it's like a very small number, 0.02 millimeter, 0.02 millimeter. So let it be like this one. So if you convert it into meter to millimeter, you need to multiply it by 1000. So 2 into 10⁻⁴. So a very small value. 1000 millimeter is equal to 1 meter. The next question, let it be in meters only. Yeah, this is important topic. सो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर, एक वायर को अगर खींचा जाए, हालांकि एक स्प्रिंग को खींचना और एक वायर को खींचने में अंतर है। स्प्रिंग को आप खींचोगे तो आप नेकेड आई से उसमें चेंज देख सकते हो, और एक वायर को जब फोर्स लगता है, जब वो लोड के अंदर वो खिंचाता है, तो उसमें जो चेंज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, वो नेकेड आई को विजिबल नहीं होता है, और मीन्स दिस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द स्ट्रेचिंग इन द स्प्रिंग्स, दो इट वर्क्स वेरी मच सिमिलर टू द स्प्रिंग। इफ रिमेंबर, स्प्रिंग में, स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ का होता है अपना L0 N K, तो हम लोग फोर्स लगाते हैं, जब हम फोर्स लगाते हैं तो क्या हो जाता है बच्चा, वो अपने नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है, हाँ या ना? दिस इज, लेट दिस बी डेल्टा एक्स। सो व्हाट इज द फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग? हाफ के डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, हाँ या ना? उसी तरीके से यहां हम ऐसा नहीं कर सकते, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम जानते हैं। तो सर यहाँ पे फोर्स किसके बराबर होता है? तो फोर्स इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स नॉट, हाँ या ना? और अगर एक वायर में हम ध्यान दें, तो वायर में यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया इंटू डेल्टा एल इंटू ओरिजिनल एल। सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट means force will be something like Young's modulus into area by L times of delta L. So change in length, change in the, or means length of the spring. So can I write here, means can I do an analogy between this spring force and here? So this will become what? K. So force here is becoming K times of delta L, हाँ या ना? यहाँ पे हमारा K क्या हो जाएगा? यंग्स मॉड्यूलस एरिया बाय एल, यंग्स मॉड्यूलस एरिया बाय एल। तो सर एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज हाफ K डेल्टा L का होल स्क्वायर, वेयर K इज यंग्स मॉड्यूलस एरिया बाय एल। सो इट बिकम्स व्हाट? हाफ यंग्स मॉड्यूलस A बाय L into डेल्टा L का होल स्क्वायर, यस और नो? So half Young's modulus by A into delta L का whole square. This formula similar to this one. Yes or no? Now what they are doing is, हम लोग इसको थोड़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने डेल्टा एल के स्क्वायर में एक यहाँ पे क्या ले आया है? What they are doing, डेल्टा एल को एक डेल्टा एल को इसके साथ एसोसिएट कर दिया है, एक डेल्टा एल को अलग रहने दिया है, हाँ या ना? तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे basically, so what is happening, force is equal to Young's modulus area by L, yes or no? Force modulus means elastic potential energy is Young's modulus A by L into delta, and there was a half as well, half K x square. So let it be half Young's modulus into area by length, let it be there, delta L, write it over here, and delta L let it be over here, हाँ या ना? तो अगर मैं ध्यान दूं तो इसको क्या लिख सकता हूं बताइए? तो अगर मैं इसको बोलूं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूं, तो ये क्या था बेसिकली? हमारा फोर्स हुआ करता था K इंटू एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज K, एंड व्हाट वाज K? K was what? Let us see in the backward. K का वैल्यू क्या होता है? K is Young's modulus A by L. So what they are doing is, उन्होंने क्या किया है? हाफ रहने दिया। यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो Young's modulus को मैं कैसे लिख सकता हूं, जरा बताइए? Young's modulus को मैं अपना K के बराबर लिख सकता हूं यहाँ पे, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा L।
सो व्हाट दे आर डूइंग इज यंग्स मॉडुलस एरिया इनटू ए को रहने दिया है, डेल्टा एल के स्क्वायर को दो टाइप में बांट दिया, डेल्टा एल इनटू डेल्टा एल। नाउ व्हाट यू सी इज दैट अपना फोर्स का वैल्यू क्या था, जरा देखिए तो फोर्स यहाँ पे एफ ए इंटू एफ इंटू एल, जरा देखो फोर्स क्या है, फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इंटू ये पूरा क्या फोर्स है, पूरा अगर डेल्टा एल मल्टीप्लाई हो जाए तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। और फिर उन्होंने एरिया एल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उन्होंने क्या किया है, अगर आप ध्यान दोगे, यंग्स मॉडुलस इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल रहने दिया एंड एक डेल्टा एल को बाहर रख दिया है। उससे फायदा क्या होने वाला हमारा, हम लोग इसको एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये पूरा चीज क्या था, अगर देखोगे तो फोर्स है। सो दिस बिकम्स पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल। एक फॉर्मूला तो ये भी चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को भी आगे भी यूज करेंगे हम लोग। इसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, ये भी फॉर्मूला चलता है, हाँ या ना। और इसी को मैं नेक्स्ट स्लाइड में यूज करके एक और फॉर्मूला लाने वाला हूं। दिस इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। दूसरी चीज आप अगर देखोगे, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं, अगर मैं यहीं से स्टार्ट करूं, हाफ इंटू लोड, लोड मीन्स एफ फोर्स, इंटू एक्सटेंशन मीन्स डेल्टा एल, आई मल्टीप्लाई विथ एरिया इंटू लेंथ, और मल्टीप्लाई करता हूं एरिया इंटू लेंथ। सर क्यों कर रहे हो, आई वॉन्ट समथिंग टू हैपन, एरिया इंटू लेंथ और एरिया इंटू लेंथ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा, बट इसको लिखने से एक नया फॉर्मेट मिलने वाला है। नया फॉर्मेट क्या मिल रहा है, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं इन द वायर, और डेल्टा एल बाई एल को हम लोग स्ट्रेन वी बोलते हैं, और एरिया इंटू लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ द वायर, वॉल्यूम ऑफ द वायर। सो बेसिकली इसको u बाई v को हम इधर ले आएंगे तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल डेंसिटी, मीन्स एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। मान लीजिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में स्ट्रेस नहीं देके यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन दिया हुआ है, देन वी कैन इंटर रिलेट, हम लोग आराम से यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन लिख के जो अननोन है उसको निकाल के लिख सकते हैं। अब अगर मुझे स्ट्रेस नहीं दिया हुआ, मुझे स्ट्रेस के फॉर्म में नहीं लिखना है, तो मैं, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होना चाहिए, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, बस दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ये वाला हाफ इज इक्वल हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, और दूसरा हाफ एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर मैं अब इसको कन्वर्ट करना चाहूं, आसानी से क्या लिख सकता हूं, बोलिए बच्चा, सर हाफ इंटू स्ट्रेस के बदले में क्या लिख दूंगा, यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और पहले से एक स्ट्रेन था ही, तो इट बिकम्स व्हाट, स्ट्रेन स्क्वायर। सो एक नया फॉर्मूला u बाई v इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है सर, अगर स्ट्रेन ना दिया हो तो स्ट्रेन को स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला क्या बन के आ जाएगा, अगर एक और फॉर्मूला देखें तो सर, अगर मैं एक और फॉर्मूला देखूं तो u बाई वी इज इक्वल टू, u बाई वी इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस रहने दो, स्ट्रेन के बदले क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाई गामा, नॉट गामा, वाई, स्ट्रेस का होल स्क्वायर बाई यंग्स मॉडुलस। ये भी एक फॉर्मूला चलता है, बट यू नीड टू रिमेंबर ओनली दिस वन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट।
energy density and energy over here half into this is energy. This is also very important. हाँ है ना? So this is also important but not that important because if you remember this one आप already उसको derive कर सकते हो एग्जाम में आप देख के निकाल सकते हो कि क्या मुझे दिया हुआ है और क्या मैं निकाल सकता हूँ हाँ या ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है So this is question number which one? Question number 5th of today. So this is 5th question. Fifth question of today. A rubber cord has a cross-sectional area of 1, total unstretched length of 10. It is stretched to 12 centimeter and then released to project a mass of 5 gram, 5g. Okay. Mass of 5g. 5 means 50 kg, maybe 5 kg. So I think here k is missing. 5 kg. Young's modulus of the rubber is 5 into 10 to the power 8 Newton per. Find the tension in the cord and the velocity of the mass. Find the tension in the cord. So if you see, we have what area is given unstretched length. So area of the wire is given 1 millimeter square. Unstretched length भी दिया हुआ है that is 10 centimeter. And delta L भी दिया हुआ है that is 2 centimeter. 10 से 12 stretch किया गया है. And then released. Young's modulus भी दिया हुआ है मुझे. 5 into 10 to the power 8. अब टेंशन पूछ रहा है तो यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल तो यहाँ से मुझे फोर्स निकल नहीं जाएगा तो फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा यंग्स मॉडुलस तो दिया हुआ है दैट इज 5 into 10 to the power 8 what is area is 1 into 10 to the power minus 6 meter square into change in the length is 2 by 100 2 into 10 to the power minus 2 divided by young's for okay original length is 10 centimeter 10 into 10 to the power minus 2 so minus 2 2 10 let it be 5 2 just 10 10 and 10 get cancelled so force is equal to I hope 100 Newton. So force is 100. Force or tension is 100. So now tension and the velocity of the mass. Whatever the elastic potential energy is stored in the body is released in the form of kinetic energy of the body. Kinetic energy से means stretch करके release किया गया है. So whatever the potential energy is stored in the body is released in the form of kinetic energy. So elastic potential energy is equal to kinetic energy. So what is elastic potential energy? Sir, half into load into extension is equal to half into m into v square. So half into force or tension is 100 Newton. Change was 2 by 100 is equal to half into mass is 5 and velocity is v square. So if we see, sir, 100. So v square is equal to 2 by 5 that is 0.4 so or v is equal to root under 0.4 that is 4 by 10 so 2 by root 10 meter per second so 2 by root 3 2 by 3.2 2 divided by 3.2 meter per second is the velocity with which the body will be means released from the stretched wire हाँ या ना तो आसानी से हमने इसको सॉल्व किया इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्सेप्ट्स पहले आपको टेंशन निकालना था रॉड में कॉर्ड में एंड वेलोसिटी ऑफ द मास निकालना था किस वेलोसिटी से वो बॉडी स्ट्रेच्ड होगा हाँ या ना चलिए आगे बढ़ते हैं ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ टुडे क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास इज इतना यंग्स मॉडुलस मुझे दिया हुआ है Young's modulus is 10 to the power 11 Newton per meter square. Now the increase in its energy on pressing a rod of
0.1 meter and the cross sectional area is given made of brass with the force of 10 kg along its length. तो ये क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन इट्स एनर्जी, कितना एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है मुझे 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और फोर्स भी दिया हुआ है दैट इज 10 kg। मुझे निकालना क्या, इंक्रीज इन इट्स एनर्जी कितना बढ़ जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस लेंथ एरिया डेल्टा एल तो दिया नहीं हुआ है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं यहां से, फोर्स पर यूनिट एरिया से स्ट्रेस और एनर्जी इंक्रीज अगर मैं देखूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एल निकाल, डेल्टा एल मुझे निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। डेल्टा एल यहां से निकाल लेते हैं ना, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, यहां से डेल्टा एल तो निकल जाएगा, फोर्स बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एल। सर फोर्स कितना है, जो है रहने दो, तो यहां से हाफ इंटू फोर्स रहने दो इंटू डेल्टा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एल, वैल्यू पुट कर दो। सर हाफ इंटू फोर्स का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, लेंथ ओरिजिनल कितना है 0.1 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 10⁻⁻⁴ इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है 10⁻11। तो क्या हो जाएगा बच्चा, सर यहां से अगर मैं 10 हटा दूं तो 10 से 10 उड़ जाएगा, और यहां से 10 से एक ये 0 बन जाएगा, तो 10⁻⁻6, और मत उड़ाओ, यहाँ पे रहने दो, इंटू 10⁻11, ये 2 को काट दो 5 टाइम्स, सो 5 इंटू 10⁻, हाउ मच, 7 आई थिंक, 10⁻11 में से 4 गया तो 7, 10⁻⁻7 is the delta U. Increase in its potential energy is this much. It is not a very big value. I'm telling you, ये सब में जो चेंज आता है, ये सब में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, वो बहुत छोटी वैल्यू होती है, बिकॉज बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग नहीं होता है, बहुत छोटी मिलीमीटर्स में होती है, जो आपको नेकेड आई से दिखेगी भी नहीं। ये स्प्रिंग नहीं है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गया, नो, ये हल्का सा स्ट्रेचिंग आता है जो आपके नेकेड विजिबल आई से दिखेगा भी नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या दिया हुआ है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मैंने आपको बताया भी था, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, या हाफ इंटू मींस यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, या स्ट्रेस बाई, या ये अभी जस्ट हमने 2 स्लाइड पहले किया था, तो दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एंड आपका दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन एक बनता है। नाउ नोट व्हाट इज इट इज सेइंग, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया हुआ है तो इसका स्लोप मुझे क्या दे देगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज यंग्स मॉडुलस दे देगा। तो यहां से एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं एरिया लिखूं तो हाफ इंटू बेस, बेस वाज व्हाट, स्ट्रेन, इंटू हाइट वाज व्हाट, स्ट्रेस। तो ये एनर्जी डेंसिटी ही तो मुझे दे देगा, एनर्जी डेंसिटी ही तो दे देगा। अगर मैं ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व फॉर ए स्ट्रेट लाइन निकालूं तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सो एरिया मुझे क्या दे देगा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ दैट वायर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ दैट वायर दे देगा। नाउ पॉइजन्स रेशियो, ये आप याद रखो तो बढ़िया है, बट ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। आप देखोगे कि अगर आप समझो इस चीज को कि आप अगर च्युइंगम खाते हो तो च्युइंगम को कभी हाथ में लेके स्ट्रेच किया होगा तो वो मोटा च्युइंगम पतला होते जाता है। अगर रियलिटी में जब भी देखे तो अगर एक वायर पे हम फोर्स लगाएंगे तो उसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो उसका डायमीटर हल्का सा जरूर पतला होगा, हालांकि हमें आंख से दिखेगा नहीं, क्योंकि वो लेंथ ऑफ चेंज ही, मतलब चेंज इन लेंथ ही मुझे जब नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, तब मैं उसके डायमीटर में चेंज कैसे नेकेड आई से देख सकता हूं। बट देयर इज सम चेंज बिकॉज वॉल्यूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। सो व्हाट हैपेंस,
अगर ये टोटल वॉल्यूम V था और इसका थिकनेस D था, तो अगर ये जब हम स्ट्रेच करते हैं फोर्स लगा के, तो देयर इज डेल्टा L, तो उसका थिकनेस डेल्टा R से चेंज हो जाता है। D था तो अब D डैश हो जाएगा। अगर रेडियस R थी तो उसकी डेल्टा R से रेडियस कम हो जाती है। तो पॉइसन रेशियो इज नथिंग, जहरीला रेशियो इज नथिंग, मैं इसको जहरीला रेशियो बोलता हूं, इज नथिंग लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरली कितना कम हो गया डिवाइडेड बाय लैटरली कितना चेंज हो गया, लॉन्गिट्यूडनली कितना चेंज हो गया, सॉरी, लैटरली कितना चेंज होने के बाद लॉन्गिट्यूडनली कितना चेंज हो गया। सो लैटरली इज हाउ मच सर, लैटरली इज डेल्टा आर अपॉन आर बाई डेल्टा एल अपॉन एल। सर सिंस डेल्टा आर अपॉन आर तो निगेटिव होगा, इसलिए एक निगेटिव साइन भी इंडिकेटेड किया हुआ है, निगेटिव साइन भी इंडिकेट किया हुआ है, निगेटिव साइन भी इंडिकेट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली थियोरेटिकली ये वैल्यू ये उतने काम का नहीं है, ये हमें नहीं पूछा जाता, बट फॉर्मूला कैन बी आस्क्ड, दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, else there is nothing in this topic, Poisson's ratio, जहरीला रेशियो, lateral strain by longitudinal strain। ये ज्यादा emphasis उस चीज पे करा जो हम नहीं पढ़े, that is lateral strain, कितना डायमीटर वाइज कम हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल तो हम लोग स्ट्रेस में ही पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन में ही पढ़ चुके हैं। सो लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज पॉइजन रेशियो, जहरीला रेशियो। चलिए नया देखते हैं। ओके, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, व्हाट इज इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट? इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर एंड नॉर्मल डिस्टेंस आर नॉट बिटवीन द एटॉमिक ऑफ द वायर, एटम्स ऑफ द वायर। इंटर, सो इट इज के और के, Young's modulus into R naught. So Young's modulus is the Young's modulus of any material, and R naught is the intermolecular distance between the atoms of the that substance. Suppose there is any wire, मान लो वायर है, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके देख रहा हूं, मैग्नीफाई करके देख रहा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा? मुझे जूम और क्या दिखेगा? बहुत मोटा दिखेगा, है ना? और इसको मैं थोड़ा सा वायर को फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। बेसिकली वायर मेरा बहुत पतला है, अगर मैं इसको जूम करके देखूं तो क्या हो जाएगा? वायर अपना बहुत मोटा दिखेगा और इसकी इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स के बीच की डिस्टेंस भी होगी कुछ। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एटम्स के बीच का डिस्टेंस है वो हम लोग आर नॉट बोल सकते हैं। ये आर नॉट इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाता है? के और के ए, दैट इज सर यंग्स मॉडुलस इंटू एटॉमिक आर नॉट, यंग्स मॉडुलस इंटू आर नॉट, आया ना? ये बेसिकली दिस इज गिवन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ, और क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 of today. Young's modulus of elasticity is given. Atomic distance for steel is also given. Then find the atomic force constant. तो Ka क्या हो जाएगा बच्चा? अभी हमने देखा फॉर्मूला से Ka और K is Young's modulus into R naught. यंग्स मॉडुलस दिया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया 10 to the पावर, हाँ बट याद रहना चाहिए, अगर याद है तभी बनेगा। इनटू 3.2 एंगस्ट्रॉम को 10 to the पावर -10 मीटर ले सकते हैं। याद रखिएगा एंगस्ट्रॉम इज नथिंग बट 10 to the पावर -10 टाइम्स ऑफ मीटर, हाँ या ना? सो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6.4 into 10 to the power 1, so 64 is न्यूटन मीटर कह सकते हैं इसको, इज द एटॉमिक कांस्टेंट, हाँ या ना? इंटर एटॉमिक कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट 64 न्यूटन मीटर इज द एटॉमिक फोर्स, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। सो यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, ये न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, हाँ या ना? यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, सो इट बिकम्स न्यूटन पर मीटर। चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप ध्यान दो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कुछ ग्राफ ऐसा दिया हुआ बच्चा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये।
ग्राफ का नेचर बहुत मैटर करता है, रादर देन एकदम एग्जैक्टिविटी नहीं मैटर करता है, वो नेचर मैटर करता है। एक पॉइंट आएगा या एक पॉइंट है, थोड़ा सा ग्राफ माने तो गलत बन गया क्या? चलो, एक स्ट्रेटनेस है, देन देर इज अ स्ट्रेटनेस, ओके, then there is turning, and then there is like this, and goes above and then comes back. Okay, so let it be what it is saying. हमारा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का अगर कर्व देखा जाए, उसमें एक पार्ट होता है O to A. O to A is एकदम exactly a straight line which you see O to A. And what is in this one? There is stress and there is a strain. सर O to A ऐसा रीजन है जिसमें हुक्स लॉ इज प्रिंसिपल इज फॉलोड, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. सो O to A इट फॉलोज इन द रीजन O to A, साफ साफ दिया हुआ है, इन द रीजन O to A द कर्व इज लीनियर, the curve is linear. Hooke's law is obeyed in this region. Solid behaves as a elastic body. तो O to A साफ साफ हमें दिख रहा है, Hooke's law is followed and it behaves like a elastic body. But A to B एक certain region है जो A to B है, A to B है जहां पे थोड़ा कर्विंग है, वहां पे A to B में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर नॉट प्रोपोर्शनल. सर सीधा लाइन नहीं है, कर्विंग है. ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेस स्ट्रेन अगर कर्विंग है देन इट वोंट बी, Hooke's law won't be followed. Then what is there? Strain is not proportional, but body regains its original shape once body regains its original shape and size when the load is removed. In this region, Hooke's law is even not followed, yet if you remove the stress, their body will come back to its original shape और strain कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. जब तक स्ट्रेस है तब तक स्ट्रेन है. पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट. बी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं. इसके बाद बॉडी अपना नेचुरल शेप खोने लगता है. If the load is increased beyond elastic limit, if load is increased further, stress developed increases rapidly than the strain. Stress बहुत तेजी से बढ़ता है, जितना ज्यादा से strain बढ़े ना बढ़े. Stress बहुत तेजी से बढ़ता है. In this region from B to D, B से लेके अंत तक, B से लेके, आप इस पॉइंट को अगर मानो तो ये D है और इसको इन्होंने X बोला है, तो बेसिकली इट इज नथिंग बट C, D, and this end is called E. Let it be whatever name they have produced, otherwise it will create some confusion. Let it be D only and let it be X. ये X ही रहने देते हैं, ये D ही रहने देते हैं. ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ पे X है, यहाँ पे C है और फिर D है. Now in the region B to D, what it they are saying? B to D, when load is removed, body does not regain its original dimension. B से लेके D तक अगर मैं लोड हटाता हूं, there will be some permanent strain in the body. इसको permanent set भी बोलते हैं. इस पूरे region में permanent change आ जाता है, permanent set आ जाता है, strain आ जाता है. ठीक है. even when the stress is zero, the strain is not zero. उसमें change आ चुका है. The material is said to have a permanent set उसमें आ चुका है. The region beyond the B के बाद वाले region को plastic region बोलते हैं बच्चा. इस पूरे region को plastic region बोलते हैं. plastic region क्या बोलते हैं? plastic region बोलते हैं, क्योंकि B हमारा इलास्टिक लिमिट था. उसके बाद जो रीजन होता है वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है. पॉइंट सी करस्पॉन्ड्स टू द अल्टीमेट स्ट्रेस. जो सी है ना वो टॉप मोस्ट पॉइंट है और हम लोग को वो अच्छे से दिखाना है, दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट. ये नहीं है. मैक्सिमम स्ट्रेन जो बॉडी सह सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेन जो बॉडी सह सकता है इज सी पॉइंट. कौन सा पॉइंट है बच्चा? सी वाला पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है सी. That is the maximum ultimate stress a body can bear up. So point C is the ultimate strength point. Beyond this point, additional strain is produced by even a reduced applied force. अगर अब थोड़ा भी हटाए तो और स्ट्रेन आते जाता है, क्योंकि ये रीजन ही प्लास्टिक वाला है. If plastic region is larger, then material will be ductile. This भी
मटेरियल का सर बी से ये वाला स्ट्रेच अगर लंबा होगा वो डक्टाइल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी से लेके डी वाला रीजन जो जितना लंबा ग्राफ जाएगा वो ज्यादा डक्टाइल नेचर का होगा, याद रखिएगा। बी से डी वाला रीजन जिसका जितना ज्यादा टेल बोलते हैं इसको हम लोग, टेल वाला रीजन जितना लंबा होगा उसका उतना प्लास्टिक रीजन होगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। इफ प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल, अगर प्लास्टिक रीजन छोटा है देन द बॉडी सेड टू बी ब्रिटल। वैसे अगर जिसका प्लास्टिक रीजन लंबा है तो वो डक्टाइल होगा, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, डक्ट्स। malleable क्या होता है? दिस यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 7th और 8th 9th 10th केमिस्ट्री। malleable is the property of by which the metal can be means hammered into sheets, broken और means hammered into sheets के चदरा के फॉर्म में उसको किया जा सकता है, उसको ड्रॉन किया जा सकता है, या उसको ब्रेकन इनटू शीट्स, उसको पीट पीट के शीट्स बनाया जा सकता है। व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वायर के शेप में किया जा सकता है। जिसका भी प्लास्टिक रीजन लंबा होगा वो डक्टाइल होगा, क्योंकि उसको खींच खींच के परमानेंटली स्ट्रेन लाके लंबा किया जा सकता है। जिसकी प्लास्टिक रीजन बहुत छोटी होगी, जैसे ही खींचेंगे मारेंगे टूट के पाउडर बन जाएगा। सो इट इज नॉट, इट इज ब्रिटल इन शेप, ब्रिटल इन नेचर, नॉट शेप, ब्रिटल इन नेचर। जब जैसे ही उसको हैमर करेंगे, ब्रेक करेंगे, वो टूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा। So that is the most important variety. So we have O to A where Hooke's law is maintained, where means proper everything within the elastic limit is there. Then A to B is Hooke's law is not maintained, but there will be no permanent strain in the body. अगर आप फोर्स हटाते हो तो वो अपने नेचुरल शेप में आ जाएगा। B इलास्टिक लिमिट कहलाता है, और B से लेके D तक प्लास्टिक वाली रीजन कहलाती है। इसमें कहना चाह रहा है कि अगर आप फोर्स हटा भी देते हो तो परमानेंट स्ट्रेन रह जाएगा बॉडी में, और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ाने, थोड़ा सा भी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। एंड सी इज द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, जो बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, उससे ज्यादा पे वो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। डी इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट, हाँ या ना? तो जिसकी जितनी ज्यादा टेल वाली रीजन, प्लास्टिक वाली रीजन, उतना ज्यादा वो डक्टाइल होगा। जिसका जितना छोटा वो टेल वाला रीजन, उतना वो ब्रिटल होगा बॉडी, हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो वी हैव सम वन क्वेश्चन, वी हैव वन क्वेश्चन। नो नो, इट्स नॉट क्वेश्चन, इट इज थ्योरी। ये बस एक थ्योरी दिया हुआ है। some materials elastic region is very large, for some materials elastic region is very large and they are called elastomers। रबर क्या होता है? इलास्टोमर्स होते हैं। टिश्यू ऑफ ओटा और रबर ये सब क्या है? इलास्टोमर्स से उतने काम के नहीं है। ये आपका ग्राफ इलास्टोमर्स का, तो ये ग्राफ है, ग्राफ में साफ साफ पता चल रहा है उसकी इलास्टिक वाली some materials have very large elastic regions and they do not मीन्स वो उसका इलास्टिक रीजन बढ़ता ही जा रहा है, इलास्टिक रीजन बढ़ता ही जा रहा है, इलास्टोमर्स कहलाते हैं। इलास्टिक लिमिट बहुत ऊपर तक, तो दे आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ। टिश्यू ऑफ आओटा, आओटा AORTA, टिश्यू ऑफ ओटा बोल सकते हैं उसको, आयोटा। टिश्यू ऑफ आयोटा और रबर आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। ओके, सो बस ये जनरल नॉलेज की चीज है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9 टुडे फॉर टुडे। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, properties of solid. The stress versus strain curve for the two material A and B are shown below. Explain the following. Which material has greater Young's modulus? Which material has greater Young's modulus? So sir, Young's modulus is what? Stress by strain. तो आप देख सकते हो इस ग्राफ का क्या मुझे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दे देगा? दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जिसकी स्लोप ज्यादा बड़ी होगी उसका सर यंग्स मॉडुलस बड़ा होगा। आप देखो ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा बड़ा होगा, थीटा ए एंड थीटा बी। सिंस थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी implies slope of A is greater than slope of B, है ना? स्लोप ऑफ
बी। विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल, जिसका टेल वाला रीजन जितना ज्यादा लंबा होगा, आप साफ साफ देख पा रहे हैं सर ए का टेल वाला रीजन ज्यादा लंबा है, सो ए इज मोर डक्टाइल। मैंने यही आपको अभी बताया था, ए इज मोर डक्टाइल इन नेचर, ग्रेटर पोनी रीजन, टेल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल, तो जो डक्टाइल नहीं होगा वो ब्रिटल होगा, सो बी इज मोर ब्रिटल, बी इज मोर ब्रिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग टू इज अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल, जिसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, सो यंग्स मॉडुलस ए इज ज्यादा स्ट्रॉन्गर, ए इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बी, जिसकी यंग्स मॉडुलस ज्यादा मजबूत है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, and it has more means stronger quality than B. A has more stronger quality than B. तो चलिए, this was all for properties of solid, stress, strain, modulus of elasticity and stress strain curve. इससे अलावा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। दो लेक्चर का ये मतलब दो वीडियो सेक्शन का ये टॉपिक था। होपफुली आप इसको रिवाइज करके कोशिश करिए कि अगर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक आ भी जाता है तो आपकी मिस्टेक ना हो, छूटे ना ये टॉपिक। तो आप मन लगा के पढ़िए, कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क, मीन्स प्लीज डू नॉट यूज मोबाइल वाइल यू आर स्टडिंग एंड कीप ऑन रिवाइजिंग द नोट्स, और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व करिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।